नमस्कार दोस्तों, मैं निशानिक फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं बात करने जा रही हूँ विनोद कुमार शुक्ल जी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास नौकर की कमीज के बारे में। आप उपन्यास का कवर पेज देख सकते हैं। नौकर की कमीज एक ऐसा उपन्यास जो लिखा गया है एक निम्न मध्य वर्गीय पुरुष के केंद्र को लेकर। एक ऐसा पुरुष जो सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क है जिसे पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन इतने नहीं मिल रहे कि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके। ऐसे ही पुरुष की कहानी है। इस उपन्यास का नायक है संतू। संतू जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, माँ से बहुत प्यार करता है। किराए के एक घर में रहता है। उस किराए के घर का मालिक एक डॉक्टर है जो कि उसी घर के पीछे एक हवेली में रहता है, एक बड़े घर में रहता है। लेकिन जिस घर में संतू रहता है वो घर इतना अच्छा नहीं है और वो अच्छा घर अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ले भी नहीं सकता क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। संतू कहता है ये तनख्वाह मेरे लिए एक कटघरे के समान है जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता। मुझे इस कटघरे में ही जीना है। जब भी बरसात के समय में संतू का जो मकान है उसकी छत पूरी तरीके से टपकती है। घर में कहीं भी उसे जगह नहीं मिलती। सिर्फ इतनी जगह रहती है कि एक चारपाई लगा के वो हस्बैंड वाइफ उस पे किसी तरीके से रात काटते हैं। जब वो मकान मालिक से इसके बारे में कहता है तो मकान मालिक वो कहते हैं ना, बड़े आदमियों की आदत होती है कि वो सीधे तौर पर कभी मना नहीं करते ताकि आप बगावत ना करें, बल्कि वो उसे टाल देते हैं। तो मकान मालिक कहता है कि अगर पहले 3 बरसात रुके और बरसात रुकने के बाद 3-4 दिन में छप्पर अच्छे से सूख जाएगा तभी उसे सही करवाया जा सकता है। इसी सोच में संतू हमेशा आसमान की तरफ देखता रहता है कि बरसात रुक जाए और धूप अच्छे से खिले और 3-4 दिन बारिश ना हो ताकि छत बनवाई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बरसात आ जाती है और उसका वही स्थिति चलती रहती है। वो घर बदलने की स्थिति में नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि जो संतू है वो जिस दफ्तर में नौकरी करता है वहाँ पे बड़े-बड़े जो उससे बड़े पोस्ट पर हैं, जो लोग हैं, वो एक नौकर की तलाश करता है। जो बड़े साहब हैं वो नौकर की तलाश करता है और उसे एक नौकर मिलता भी है और उसके नाप की एक कमीज बनवा देता है। इसमें जो बड़ा बाबू है वो कहता है कि कभी भी नौकरों को ना तो अपने कपड़े देने चाहिए, ना ही हम क्या खाते हैं उनका स्वाद उन्हें पता लगना चाहिए। नौकरों के पहनने के कपड़े अलग होने चाहिए, खाना अलग होना चाहिए और उनके रहने का तरीका भी अलग होना चाहिए। वो हमारे जैसे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर उनको हमारे स्वाद का चस्का लग जाएगा तो वो ऊपर उठना चाहेंगे। ये उपन्यास के बड़े साहब की सोच होती है। तो अगर जो उस बड़े साहब का नौकर होता है उसके लिए एक कमीज सिलवाई जाती है और वो कमीज अगर काम करते वक्त गंदी हो जाती है तो बड़े साहब बहुत गुस्सा करते हैं उस नौकर पर। इस परिस्थिति से दुखी होकर वो लड़का नौकर के बड़े साहब के यहाँ से भाग जाता है और उनकी कमीज वहीं छोड़ जाता है। अब बड़े साहब के दिमाग में नौकर की कोई बनावट नहीं है, वो बस उस कमीज में किसी को जो फिट हो जाए उसी को वो नौकर अपना लेना चाहते हैं। तो जो दफ्तर में होड़ चलती है कि कौन बड़े बाबू के लिए नौकर ढूंढ कर लाएगा और किसे तरक्की मिलेगी। यानी कि किसी को काम में रुचि नहीं है, वो बस साहब को खुश करने की स्थिति में लगे हुए हैं। यही स्थिति में जो उस दफ्तर का बड़ा बाबू है वो एक दिन संतू बाबू को साहब के घर ले जाते हैं और साहब जबरदस्ती साहब और बड़े बाबू मिलकर नौकर की कमीज संतू बाबू को पहना देते हैं। उस समय संतू बाबू को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़े बाबू पर थूक देता है, उन्हें बहुत कुछ गालियां देता है। लेकिन बड़े बाबू नहीं बुरा मानते
और इस तरीके से संतु नौकर की कमीज पहन लेता है और किसी तरीके से 1-2 दिन उस नौकर का काम करता है, बड़े साहब के घर जाके काम करता है, लोन के घास की खुदाई करता है, इस तरीके से वो करता रहता है। लेकिन वो इस स्थिति से खुश नहीं होता और आखिरकार वो ऑफिस में जाता है और नौकर की कमीज को वो और बाकी सारे लोग, बाकी सारे कर्मचारी मिलकर फाड़ देते हैं। इस उपन्यास में जो कर्मचारी सब मिलकर नौकर की कमीज को फाड़ते हैं, इसमें जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो कर्मचारी एकता है वो जरूरी है। इसमें विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि जो सरकार द्वारा आम लोगों का जो शोषण है या निम्न वर्ग का जो शोषण है, इस तरीके से किया जा रहा है, धीरे धीरे इस तरीके से किया जा रहा है कि वो बगावत करने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनका शोषण हो रहा है, वो ये समझ भी नहीं पाते और बगावत भी नहीं कर पाते। घूसखोरी, कालाबाजारी सब कुछ इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस उपन्यास में संतू बाबू कहते हैं कि हर आदमी के बिकने की एक कीमत निर्धारित होती है। वो एक निर्धारित सीमा के बाद बिकने के लिए तैयार हो जाता है। इस उपन्यास में एक जो संतू है वो कहता है कि मुझे घर में रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में रहना उसके बेरोजगारी के दिन की याद दिलाता है। लेकिन जब भी वो छुट्टी वाले दिन से घर से बाहर जाता है तो घूम फिर कर तुरंत ही घर आ जाता है और हर वक्त माँ और पत्नी को एक ही काम करते हुए देखता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम अभी गए थे, अभी आए हो, फिर दोबारा आओगे तब भी हम यही काम करेंगे, क्योंकि हमें ये काम करने में समय लगता है। ये बात सुनकर संतू थोड़ा सा झड़प जाता है और संतू अपने घर में किसी भी चीज की अगर कमी हो जाती है तो पहले 1-2 दिन टालने की कोशिश करता है, उसके बाद पता है उसे कि लाना तो पड़ेगा, लेकिन 1-2 दिन किसी तरीके से टलता है, फिर वो आता है। संतू की माँ कहती है कि हरी सब्जियां भी लेते आना, तो वो कहता है कि क्या मैं ही सिर्फ खाता हूँ? तो वो संतू की माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारे लिए ही हरी सब्जियां बनती है, बहू और मैं तो जो भी है वही खा लेते हैं। तो अगर उनके घर में हरी दाल बनी है तो सब्जी नहीं, सब्जी बनी है तो दाल नहीं, ये वाली स्थिति है, बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा होता है। लेकिन जो संतू बाबू हैं वो कभी भी साहब अपने आप को नौकर की कमीज में या फिर जो एक सरकारी दफ्तरों में साहब के बात मानना और उनकी जी हुजूरी करना, उसमें खुद को फिट नहीं करना चाहता है। वो ईमानदारी के साथ अपना काम करता है और करते रहना चाहता है। वो उसे पता है संतू को कि वो जो इस तरीके का जो दफ्तर में जो नियम बन गए, यानी कि जो जी हुजूरी का काम है, वो इस तरीके से तुरंत ही तो इसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन धीरे 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 करके वो जरूर इस पे कुछ कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से पूरे उपन्यास में संतु अलग अलग स्थितियों में खुद को रखता है और उसके बारे में विचार करता है। तो नौकर की कमीज उपन्यास आपको पढ़ना चाहिए। एक निम्न मध्यवर्गीय युवा की कहानी है कि किस तरीके से वो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है, फिर भी खुश होकर जी रहा है। वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ एक साथ दोनों घूमने इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि घर में लगाने के लिए ताला नहीं है, और अगर वो ताला खरीद के लाए उस पैसे से तो सिर्फ ताला आएगा, उसके बाद घूमने के पैसे नहीं बचेंगे। ये स्थिति है संतू की, पर फिर भी संतू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। अगर आपको इस उपन्यास का सारांश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।